चौथी जो यूनिट है उसका नाम है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का मतलब है कार्ल मार्क्स से प्रभावित जो विचारधारा है, समाज को समझने के लिए जो विचारधारा प्रयोग की जाती है वही मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के नाम से जानी जाती है। और यह विचारधारा यह विश्वास करती रही है कि ऐतिहासिक द्वंद्व समाज में चलता रहता है विभिन्न वर्गों के बीच, जिसके मूल में आर्थिक निर्धारणवाद काम करता है। यानी आर्थिक व्यवस्था ही सारी व्यवस्थाओं का मूल कारण है। इसी ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग A.R. देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A.R. देसाई का। A.R. देसाई ने भी मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किया भारतीय समाज को समझने के लिए, यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए। A.R. देसाई का जन्म 16 अप्रैल 1915 को गुजरात के नादियाड में हुआ था और जो मृत्यु है 12 नवंबर 1994 को इनका जो है मृत्यु हुआ था। और इनके पिता का नाम था श्री रमनलाल बसंतलाल देसाई। A.R. देसाई का पूरा जो नाम है आप इसको याद रख लीजिएगा, कई बार पूछता है। अक्षय रमनलाल देसाई जो भारत के प्रख्यात मार्क्सवादी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। देसाई ने राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास, राज्य, श्रमिक, ग्रामीण समाज, जातिगत ढांचा और आधुनिकता जैसे विषयों पर गहन लेख लिखा। देसाई की जो सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 की। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह बार बार अक्सर पूछी जाती है। इसमें उन्होंने पूर्व ब्रिटिश कालीन भारतीय समाज के गुणों प्रकृति का वर्णन किया। इसी पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश काल में हुए सामाजिक परिवर्तनों और भारतीय सामंतवादी ढांचे पर इसके असर की भी जानकारी दी कि कैसे अंग्रेज़ों के आने के बाद से जो पहले से सामंतवादी व्यवस्था थी वह पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ आई। किसानों, मजदूरों और जो यहाँ के कारीगर थे जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और उसी के आधार पर जो है अंग्रेज़ों ने शोषण किया और उस शोषण से किसान, मजदूर, कारीगर सब नाराज़ चल रहे थे। उनके मन में असंतोष था और यही कहीं ना कहीं भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके उभार में सहायक हुआ। इसके आगे आने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखते हैं A.R. देसाई। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960 की किताब है। स्वतंत्रता के बाद देसाई ने भारत की आर्थिक नीतियों और विकास के पथ के विश्लेषण पर फोकस किया और उन्होंने एक किताब लिखी रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया 1961 में। ग्रामीण समाज के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उन्होंने ग्रामीण समाज में विकास कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने व शहरी क्षेत्रों में असमानता के नए उभरते पहलुओं का विश्लेषण किया। देसाई और पिल्ले ने 1972 में मिलकर बस्तियों का, जो कि नगरों से भिन्न थे, उनका विश्लेषण किया। यह भी पूछ सकता है। और कृषकों के अध्ययन के लिए उन्होंने रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया को संपादित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। इनकी अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है द इशू एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969 में लिखी गई। स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया 1970 और 72 में प्रकाशित हुई। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975 में लिखी इन्होंने। इम्प्लीकेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट 1971 में लिखी। एमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1975 में, मतलब भारतीय राष्ट्रवाद की क्या विशेषताएं हैं उस पर उन्होंने 1975 में लिखा। प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में लिखा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है कि क्यों भारत के किसान जो है आंदोलन कर रहे थे। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984 में इन्होंने लिखा। एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1986 में लिखा। तो यह सारे महत्वपूर्ण किताबें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद से हम लोग आते हैं रामकृष्ण मुखर्जी पर। रामकृष्ण मुखर्जी जो है यह बंगाल के रहने वाले थे और इनका जन्म है 14 नवंबर 1917 को हुआ है। कई कई जगह 1919 भी लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश जगह 14 नवंबर 1917 लिखा हुआ। और जो मृत्यु हुई 15 नवंबर 2015 में कोलकाता में हुई। वस्तुतः ये एक वैज्ञानिक थे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1941 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से
अपनी एमएससी पूरी की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1948 में इन्होंने पीएचडी की। 1972 से 74 तक भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे। इनकी जो महत्वपूर्ण जो योगदान है उसको बिल्कुल ही याद रखिएगा आप लोग। इस पे कम से कम 2-3 प्रश्न बनेंगे। तो पहला ये है कि वस्तुतः भारतीय सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने परिमाणात्मक सिद्धांत क्वांटिटेटिव मेथड का प्रणेता माना जाता है। और मुखर्जी भी मार्क्सवादी विद्वान थे, मतलब द्वंद्वात्मक पद्धति में वह भी विश्वास करते थे। तो परिमाणात्मक पद्धति सिद्धांत जैसे कि सर्वे करके हम पता लगाएं कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग निर्धन हैं, कितने लोगों के पास ज़मीनें हैं, तो सर्वे के माध्यम से इन्होंने बंगाल के परिवार को, ज़मीनों को समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए निगमन आधारित सिद्धांत इंडक्टिव मेथोडोलॉजी का प्रतिपादन किया। इंडक्टिव मेथोडोलॉजी का मतलब ये हो गया कि ऐसा अध्ययन किया जाए, जैसे मान लीजिए बंगाल का अध्ययन किया जाए और उन अध्ययनों के आधार पर ये कहा जाए कि भारत में भी वैसे ही चीज़ें हैं। इंडक्टिव मतलब कि कोई सामान्य अध्ययन करके जिसका विस्तृत उपयोग हो जाए, यानी जिसका कि सामान्यीकरण किया जा सके, मतलब छोटे उदाहरण से बड़े घटनाओं को सामान्यीकरण किया जा सकता है इंडक्टिव मेथड से, यही उनका तात्पर्य था। तो यह क्वांटिटेटिव मेथड, इंडक्टिव मेथोडोलॉजी याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स और एंजल को भी उन्होंने गहराई से पढ़ा और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है 6 विलेजेस ऑफ बंगाल, जिसमें उन्होंने सर्वे मेथड से बहुत सारे आंकड़े जुटाए। 1948 में जो डॉक्टोरल उपाधि मिली इस शोध कार्य के लिए उन्होंने 1955 में द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द जेबेड मोया सूडान पर इनका एक तरह से रिसर्च था। और सूडान और इजिप्ट में जो खुदाई हुई उसमें कंकालों के लिए उन्होंने लोबिस के सांख्यिकी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। चूँकि वैज्ञानिक थे तो सांख्यिकी पद्धति क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग उन्होंने सूडान और इजिप्ट में जो मिले कंकाल थे उसके लिए किया। 1948-49 में ही वह मुखर्जी लंदन में महामहिम के सामाजिक सर्वे हिज मेजेस्टी सोशल सर्वे के मुख्य शोध अधिकारी थे। तो सर्वे अधिकारी भी थे, तो आप समझ लीजिएगा कि सर्वे इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने की हुई है। और 1981 में इनके योगदान को देखते हुए एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। 1985 में स्वामी प्रणवानंद एजुकेशन अवार्ड और 1986 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी उन्हें प्रदान किया गया। 1957 में इन्होंने एक किताब लिखी द डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी। वह मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जरिए कृषक समाज की गतिशीलता में आर्थिक ढांचे की भूमिका को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो ग्रामीण समाज है उसमें जो किसान हैं उन किस तरह से उनका आर्थिक ढांचा बदल रहा है, अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, उनके बीच आपस में कैसे संबंध काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो एक महत्वपूर्ण किताब है 1958 द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सोशियोलॉजिकल अप्रेजल। तो इसमें भी वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके आने के बाद से व्यापारी वर्ग का विकास हुआ, एक व्यापारी वर्ग उभर के आया, क्योंकि अंग्रेज जो है भारत में व्यापार के लिए ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, उसके माध्यम से उन्होंने समझने की कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आगे बढ़ी और फिर कैसे उसका पतन हो गया। उनके जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो उनकी महत्वपूर्ण किताबें वो है द प्रॉब्लम ऑफ युगांडा 1956 की किताब है। 1965 की किताब द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे 1965 की। 6 विलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल 1971 की। 6 विलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल बहुत महत्वपूर्ण किताब है। सोशल इंडिकेटर्स 1975 में। फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया 1976 में इन्होंने लिखी। वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर 1977। तो जहाँ पे भी वेस्ट बंगाल के पारिवारिक ढांचे के बारे में आएगा आप लोग रामकृष्ण मुखर्जी का ज़रूर नाम याद रखिएगा। व्हाट विल इट बी मतलब क्या है, इसमें उन्होंने सर्वे मेथड के माध्यम से भी बहुत तरह के आंकड़े जुटाए थे। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी 1979 में लिखा। क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च 1983 में। सिस्टमिक सोशियोलॉजी 1993 में। यह शब्द याद रखिएगा, सिस्टमिक सोशियोलॉजी, व्यवस्थित समाजशास्त्र की किसका कंसेप्ट है, तो यह भी क्या है, रामकृष्ण मुखर्जी का है। क्योंकि हम मानते थे कि जो व्यवस्थित समाजशास्त्र है उसके लिए क्वांटिटेटिव मेथड बहुत ज़रूरी है। और इसमें समाजशास्त्र, जो व्यवस्थित समाजशास्त्र है, उसके दो मुख्य घटक हैं। पहला समाजशास्त्र की सत्ता मूलता, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑन्टोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी। समाज होने की प्रकृति है बुनियादी तत्व, मतलब समाज कैसे है उसका अस्तित्व समझ लीजिए, उसकी क्या है अस्तित्व उसके। समाज शास्त्र की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब कि जो समाज है
समाज में तो तरह तरह की घटनाएं हैं या और भी तरह के समाज के मूल्य हैं या समाज की संस्थाएं हैं, उनका ज्ञान कैसे मिलता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके स्रोत क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा।